हाँ भाई, आज बात करेंगे अपन गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। कल हमने गाउस की प्रमेय देखी थी ना। गाउस का नियम देखा था। फाई ई बराबर क्या था आपके पास, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक हमने विद्युत फ्लक्स फाई बराबर देखा था होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। इसको इक्वेशन 1 बोला है। इसको इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से हमने लिखा था होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे अपन ने क्या नाम दिया था, इसे गाउस की प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, गाउस की प्रमेय। ठीक है ना। देखो ये यहाँ मैंने बोला था होल इंटीग्रेशन, पूरे पृष्ठ का समाकलन। ठीक, कहीं कहीं इसी चीज को अपन ऐसे भी लिख देते हैं होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। इसका मतलब ये होल, इसका मतलब होल हो गया कंप्लीट। ये एस का मतलब सरफेस, पूरे पृष्ठ का क्या हो गया, समाकलन हो गया। ठीक, चलो ये अपन ने गाउस की प्रमेय देखी थी और आज अपन डिस्कस करेंगे गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग पढ़ेंगे अपन अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, चलो अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मान लेता हूं। माना मेरे पास कोई अनंत लंबाई का आवेशित तार है, लंबाई अनंत है, इधर भी इसका और छोर कोई नहीं, इधर भी इधर इसका कोई छोर नहीं। ठीक, चलो उसने बोला तार आवेशित है या नहीं, आवेश है या नहीं है। इस पर आवेश है तो अपन ने आवेश एक समान रूप से फैला दिया। हो सकता है धनावेश हो सकता है ऋण आवेश हो। मैंने मान लिया ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है। ठीक, मैं मान लेता हूं माना अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, इस पर आवेश फैला हुआ है, वो लंबाई के अनुदिश है या नहीं। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया, लैम्बडा हो गया। तब इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। ठीक, चलो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं विद्युत क्षेत्र की दिशा। देखो बेटा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए ये मेरे पास अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार था जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। ठीक, इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। मैं मान लेता हूं जो ये बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है, O बिंदु है। मतलब बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। OP का मान कितना है आपके पास, R है। ठीक है ना। चलो मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। अतः इस बिंदु O से समान दूरी पर, जितनी दूरी इधर उतनी दूरी इधर, समान दूरी पर मैं दो अल्पांश की कल्पना कर लेता हूं। दो छोटे छोटे अल्पांश, इस तार पर छोटे छोटे अल्पांश मान लेता हूं, छोटी छोटी कम लंबाई के अल्पांश। ठीक, दो अल्पांश की कल्पना कर ली मैंने। मैं मान लेता हूं एक अल्पांश ये है A1 और एक अल्पांश क्या है, A2। देखो बेटा, इस अल्पांश के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र, इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र, ऐसे ही इसके कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र देखना है। तो यहाँ अल्पांश है तो अल्पांश पर आवेश कौन सा होगा, धनावेश होगा। धनावेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर। हुआ या नहीं हुआ। चलो इस अल्पांश के कारण यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किधर होगा,
A1P की ओर होगा। मतलब मैं इसको बोल सकता हूं A1 से किधर है, P की है या नहीं। ये जो कोई विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र को मैंने क्या बोल दिया, DE1 बोल दिया। क्या बोल दिया, DE1। ऐसे ही इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक, इस अल्पांश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, इसको मैंने क्या बोल दिया, DE2 बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, DE2 बोल दिया। ठीक, कोई समस्या, चले आगे। ये वाली दूरियां आपकी क्या है, इक्वल है, बराबर है। अब देखो बेटा, आपका एक अल्पांश ये है, एक अल्पांश ये है, इस अल्पांश को मैं dl बोल दूं, इस अल्पांश की लंबाई क्या बोल दूं, dl बोल दूं। जब दोनों अल्पांशों की लंबाई बराबर है तो दोनों अल्पांशों पर आवेश समान होंगे या नहीं होंगे, होंगे। आप देखो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी बराबर, ये दूरी दोनों में कॉमन, तो आप ये बताओ ये वाली दूरियां भी परस्पर समान होंगी या नहीं होंगी, होंगी, कोई समस्या थोड़ी है। देखो यार, इन अल्पांशों, इन दोनों अल्पांशों पर आवेश परस्पर समान, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, आपस में दूरियां समान, तो इस अल्पांश के कारण यहां विद्युत क्षेत्र और इसके कारण यहां विद्युत क्षेत्र, जो आपके पास में ये DE1 और DE2 वेक्टर हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र हैं, इन विद्युत क्षेत्रों के परिमाण परस्पर समान होंगे या अलग अलग होंगे, समान होंगे, क्योंकि यार इन विद्युत क्षेत्रों को उत्पन्न करने वाले अल्पांश ये हैं, इन अल्पांशों का परिमाण समान है। ये है अल्पांश बिंदु P से समान दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं, ये दूरियों पर, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं नाउ DE1 वेक्टर और DE2 वेक्टर, E2 वेक्टर के जो परिमाण है वो परस्पर क्या है, समान है ना। अच्छा, ये जो दो विद्युत क्षेत्र हैं, यह दोनों विद्युत क्षेत्र समान दिशा में या अलग अलग दिशा में, अलग अलग दिशा में। चलो, जब इधर देखो, जब इन विद्युत क्षेत्रों की दिशाएं अलग अलग हैं, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों को मुझे घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। किसमें, घटकों में। अब देखो DE1, इसको घटकों में विभाजित करना है, इसको भी घटक में विभाजित करना है। देखो भाई, मैं मान लेता हूं इस रेखा OP के साथ में ये वाली रेखा है, वो कितना कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है। जब ये थीटा कोण बना रही है तो ये भी कितना कोण बनाएगी, थीटा। आप देखो ये रेखा सीधी है, ये रेखा सीधी है, तो ये वाला कोण भी बराबर, एंड ये वाला और ये वाले कोण भी अगेन क्या होंगे, बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है ना। आप देखो DE1 का इधर घटक क्या आएगा, DE1 साइन आएगा या कोस, कोस थीटा, और DE1 का इधर घटक क्या आएगा, DE1 साइन थीटा आएगा। ऐसे इसका इस दिशा में घटक कितना आएगा, DE2, और इसका ऊपर की दिशा में घटक कितना आएगा, DE2 साइन थीटा आएगा या नहीं आएगा। देखो ये बताओ मुझे, DE1 और DE2 के परिमाण परस्पर समान है या अलग अलग है, समान। इसका मतलब DE1 साइन थीटा, DE2 साइन थीटा के परिमाण भी परस्पर क्या होंगे, समान। इन दोनों विद्युत क्षेत्रों के परिमाण समान है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, एक ऊपर है और एक नीचे है, अतः यह एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इनके लंबवत घटक यही है ना, DE1 साइन थीटा और DE2 साइन थीटा परिमाण में समान और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, है ना। जबकि इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, क्षैतिज घटक हैं, क्षैतिज घटक कौन है, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में होने के कारण यह परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं बेटा, देखो इधर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, इधर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, केवल विद्युत क्षेत्र किधर आया, आपका इधर आया नहीं आया, तो आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई है, इधर आई या नहीं आई। इसका मतलब ये वाली दिशा है आपकी, ये तार के कैसे है, लंबवत है ना। हमको क्या चाहिए था, अनंत लंबाई का कोई आवेशित तार था, इस तार के कारण कोई बिंदु P था, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र था।
तो यह विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, तार के लंबवत। तार के आया या नहीं आया? अगर मैं इस तार को यूं फैला दूंगा तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, यूं लंबवत आएगा या नहीं आएगा? सुनो, अगर आपके पास यहां धनावेश था तो विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत आएगा, लेकिन किधर आएगा, बाहर की तरफ। अगर इसकी जगह पर आपके पास कौन सा आवेश होता बेटा, नेगेटिव ऋण आवेश होता, तो विद्युत क्षेत्र बिंदु P पर किधर होता, अंदर की ओर। मतलब तार के लंबवत ही है अभी भी, लेकिन किधर है, अंदर की ओर है या नहीं? लेकिन मैंने लैंग्वेज में कहीं नहीं देखा कि यहाँ धनावेश है या ऋणावेश है ना? तो मैं विद्युत क्षेत्र भी नहीं बताऊंगा बाहर है या अंदर है, कुछ भी हो सकता है। अगर धनावेश होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर होगा और ऋणावेश होगा तो अंदर होगा। उसने तो मुझे ये पूछा है कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, मैंने बोल दिया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तार के कैसे है, लंबवत। यदि धनावेश होगा तब भी लंबवत बाहर की ओर हो जाएगा, ऋणावेश होगा तब भी लंबवत होगा, लेकिन किधर होगा, अंदर की ओर होगा या नहीं होगा? ये तो आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई, लेकिन मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा से काम नहीं चलेगा। क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। चलो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखता हूं। अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, मेरे पास अनंत लंबाई का आवेशित तार ये है, ठीक बेटा, कोई समस्या? अनंत लंबाई का आवेशित तार है, इस पर आवेश एक समान रूप से फैला दिया मैंने, ठीक है ना? इस तार पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, अनंत लंबाई के आवेशित तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मुझे गाउस की प्रमेय अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या, गाउस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय क्या होती है आपके पास, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। होता है या नहीं होता, कोई समस्या? लेकिन यार गाउस की प्रमेय, देखो गाउस की प्रमेय मुझे इस तार पर अप्लाई करनी है। क्यों? कि इस तार से r दूरी पर कोई बिंदु P था, इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। याद रखना, गाउस की प्रमेय कहां वैलिड होगी, जिस स्थान पर गाउस का नियम वैलिड होगा, है ना? और गाउस का नियम कहां वैलिड होता है, किसी बंद पृष्ठ में वैलिड होता है। कहां, बंद पृष्ठ में। कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब देखो बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र देखना है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखने के लिए मैं यहाँ कोई काल्पनिक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करता हूं, और वह काल्पनिक गाउसी पृष्ठ में कैसा ले लेता हूं बेटा, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ ले लेता हूं। कैसा, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ ले लिया, बेलन के आकार। इधर ये त्रिज्या R है, तो ये भी त्रिज्या क्या होगी आपकी, R ही होगी। देखो ये थोड़ा डायग्राम सिस्टम से नहीं बना, ये वाली दूरी भी क्या आएगी, त्रिज्या, है ना? ऐसा करता हूं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस बिंदु P पर मैं काल्पनिक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ की कल्पना करता हूं। ये काल्पनिक गाउसी पृष्ठ मैंने डॉट 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 से डिनोट कर दिया, ठीक है ना? अब जो आपके पास में ये काल्पनिक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है, इस बेलनाकार गाउसी पृष्ठ को मैं तीन पृष्ठों से मिलकर बना मान सकता हूं। पहला पृष्ठ आपके पास S1 है, दूसरा पृष्ठ आपके पास S2 है, और तीसरा पृष्ठ S3 है। देखो भाई, पहला पृष्ठ जो S1 है वो कैसा है आपका, वृत्ताकार भाग। कैसा भाग है, वृत्ताकार भाग है। दूसरा भाग है वो कैसा है, बेलनाकार भाग है। कैसा भाग है, बेलनाकार, बेलन के आकार का। और तीसरा भाग कैसा है, अगेन वृत्ताकार है। ये दोनों सेम हो गए।
अगर इनमें वेरिएशन करना चाहें तो ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है। आप ज्यादा ऊपर और नीचे लिखें तो ठीक है, ना तो फिर भी काम चलेगा, ठीक है ना। चले आगे। अब देखो बेटा, मुझे क्या करना है, इस बेलनाकार काल्पनिक बेलनाकार गाउसी पृष्ठ पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए मुझे गाउस की प्रमेय अप्लाई करनी है ना। गाउस की प्रमेय क्या होती है? होल इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये क्या कह रहा है? होल माने कंप्लीट सरफेस, पूरा। होल माने पूरा, इंटीग्रेशन S पूरे पृष्ठ का समाकलन। पूरा पृष्ठ, कौन सा पूरा पृष्ठ? गाउसी पृष्ठ। आपके पास गाउसी पृष्ठ कितने पृष्ठों से मिलकर बन रहा है? 3 पृष्ठों से, S1 S2 S3 मिल रहा है ना। चलो भाई, मैं सबसे पहले इसके LHS पार्ट को सॉल्व करता हूं। LHS पार्ट क्या है? होल इंटीग्रेशन S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। मतलब संपूर्ण बेलनाकार गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या आएगा आपके पास? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है ना। चलो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, है ना। चले आगे। ये देखो, जो ये पूरा बेलनाकार गाउसी पृष्ठ, ये क्या कहना चाह रहा था? इस पूरे बेलनाकार काल्पनिक गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, और इस कुल फ्लक्स को मैंने 3 पृष्ठों से निकलने वाले फ्लक्स के बराबर जोड़ दिया। 3 पृष्ठ कौन से? S1 S2 S3, ये, ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो, ये होल पूरा पृष्ठ 3 पृष्ठों से मिलकर बना मान लिया था, इसीलिए मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया है, ठीक है बेटा। चलो, आप देखो, होल इंटीग्रेशन S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ S1 E ds cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S2 E ds cos ऑफ थीटा, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E ds sin, ठीक है बेटा। चले आगे। चलो, अब देखो, प्रथम पृष्ठ के लिए जो कोण आ रहा है उसको θ1, दूसरे के लिए θ2 और तीसरे के लिए मैं θ3 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है बेटा। चले आगे। अब देखो, मुझे इस पृष्ठ में S1 पृष्ठ में E और ds के मध्य कोण देखना है, लेकिन वो कोण कितना है? θ1 कोण है। कितना कोण है बेटा? θ1 कोण है, और ये θ1 कोण मुझे देखना है। चलो देखें इसको। देखो, आपके पास S1 पृष्ठ ये रहा। इस S1 पृष्ठ पर मैंने अल्पांश यहां मान लिया। इस S1 पृष्ठ की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। ये S1 पृष्ठ की डायरेक्शन किधर आ गई? ऊपर की तरफ आ गई, ठीक। चलो, इस जो आपके पास बेलनाकार पृष्ठ था, इस पर मैंने कोई पृष्ठ मान लिया। यहाँ पर इस S2 पृष्ठ पर कोई अल्पांश मान लिया। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन इधर होगी। एंड इस पर यहाँ कोई अल्पांश मान लिया, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। पहली बात आती है, गुरुजी आपने ये डायरेक्शन कैसे मान ली? मैंने भाई इस तार पर कोई बेलनाकार गाउसी पृष्ठ माना था। बोलो, ये बेलनाकार पार्टिकल है या नहीं? ये बेलनाकार पार्टिकल मैंने 3 पृष्ठों से मिलकर बनाना मान लिया। S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ, और ये कौन सा है? S3 पृष्ठ। 3 पृष्ठों से। देखो भाई, इस पृष्ठ की डायरेक्शन देखनी है मुझे। इस पृष्ठ की डायरेक्शन क्या होगी? इसके तल पर क्या खींच दूं मैं? अभिलंब। इसके तल पर अभिलंब खींचूंगा तो किधर आएगा? ऊपर। तो इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, अभिलंब।
और इस पर मैं अवलंब खींचूंगा तो इधर आएगा या नहीं आएगा। ऐसे मैंने इस पर अवलंब खींचा ऊपर, इस पर अवलंब खींचा इधर और इस पर अवलंब खींचा इधर। अगर ये वाला पृष्ठ इधर होता तो अवलंब किधर आता है, इधर आता है या नहीं आता? बोलो कोई समस्या। चले आगे। अच्छा देखो तार तो ये रहा, इस तार के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा? इस तार के कारण बिंदु इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखने के लिए सबसे पहले, इससे पहले टॉपिक में मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई थी। वो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे आई थी? अगर तार ये था तो इस स्थान पर लिया था, तो तार के लंबवत, यहां लूंगा तो ये लंबवत, यहां लूंगा तो ये लंबवत आई थी। तो देखो इस तार के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। इस तार के कारण इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र इधर ही आएगा और यहाँ विद्युत क्षेत्र इधर आएगा नहीं आएगा? ये बताओ इस विद्युत क्षेत्र और इसके मध्य कोण कितना आएगा? θ1 और θ1 का मान, यहाँ दूसरे पृष्ठ के लिए आपने कोण θ2 माना है, θ2 का मान 0, दोनों की डायरेक्शन सेम है की दिशा। और यहाँ θ3 का मान कितना आएगा बेटा? 90 आएगा या नहीं? कोई समस्या यहाँ तक? चले आगे। आप देखो नाउ θ1 इक्वल टू 90 एंड θ2 इक्वल टू 0 एंड θ3 इक्वल टू 90। cos ऑफ 90 का मान कितना होता है? 0। cos 0 का मान कितना होता है? 1 एंड cos 90 का मान कितना होता है आपके पास? 0 है। cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है क्या? साइन कहाँ है? सॉरी साइन नहीं, ये cos ही आएगा, ठीक है ना भाई यार। ए वेक्टर डॉट ds वेक्टर a डॉट b बराबर a b cos थीटा cos ही है सभी, ठीक है ना। चलो अब देखो यहाँ cos 90 का मान 0, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा? 0, और 0 का गुणा सबसे करूंगा तो नेट वैल्यू 0। इसका मतलब होल इंटीग्रेशन s e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या आया? पहला मान 0 प्लस इसकी जगह क्या आएगा? 1, और 1 का इससे गुणा करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ s2 e इंटू ds प्लस यहां कितना आएगा? 0। अच्छा इन सबको ऐड करूंगा तो यही रह जाएगा। अब देखो बेटा इस पूरे पृष्ठ पर देखो, इस तार के कारण यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, इस तार से पूरे इसकी दूरी और इस तार से पूरे इस वक्र पृष्ठ की दूरी परस्पर समान है, अलग अलग है। इसका मतलब जब दूरियां समान है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र के मान भी क्या रहेंगे? नियत। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ E का मान क्या हो गया? नियत। और जब E नियत हो गया तो E कहाँ जाएगा? समाकलन से बाहर। E बाहर गया, आपको क्या रह गया? इंटीग्रेशन ऑफ s2 इंटू ds है। S2 पृष्ठ आपका ये था, ये वाला यही तो था। इस पृष्ठ पर मैंने कोई अल्पांश लिया था ds। इस पूरे पृष्ठ को मैं बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान लूं तो सारे अल्पांशों का मैं योग करूंगा तो बोलो इस बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो तब बेलन का वक्र पृष्ठ, तब संपूर्ण बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds ऑफ s2 सरफेस। s2 कौन सा है? वक्राकार भाग हो गया है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r h होता है। h क्या होती है? बेलन की हाइट। मैं मान लेता हूं आपके पास में जो बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है इसकी लंबाई कितनी है? l है। तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? l। h की जगह क्या लिख दूं मैं? लिख दूं ये क्या लिख दूं? डायरेक्ट लिख देता हूं। बोलो कोई समस्या है? चले आगे। तो यहां से देखो इस वैल्यू की जगह में क्या रख सकता हूं? ये वाला मान रख सकता हूं ना। चलो होल इंटीग्रेशन s e वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या मान मिलेगा आपको? e इंटू 2 पाई r मिलेगा या नहीं? बोलो कोई समस्या
कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, चलो इसको नाम दे देता हूं समीकरण 2, कोई प्रॉब्लम। चले आगे। अब देखो मुझे सिग्मा क्यू टोटल आवेश चाहिए। ये टोटल आवेश किस पे चाहिए? जो आपके पास बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, उस गाउसीय पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश। देखो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। देखो कुल आवेश अपन ने कहीं फॉर्मूला पढ़ा था, लैम्बडा बराबर क्यू बटा एल। तो देखो आप इस तार का रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है? लैम्बडा है ना। इस तार की लंबाई कितनी है? एल। तो आपका टोटल आवेश कुल आवेश क्या आएगा? क्यू है ना। और क्यू बराबर क्या आएगा? लैम्बडा इंटू एल। इसका मतलब मेरे पास ये क्या आ गया? टोटल आवेश। और टोटल आवेश को किससे डिनोट कर दूं? सिग्मा क्यू से डिनोट कर दूं। ठीक है बेटा। चलो इसको नाम डाल दूं समीकरण। देखो समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1 कहां है? ये रहा। समीकरण 1 में मान रखना है होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है। लेकिन इसकी वैल्यू मैंने कहीं निकाली थी, कहां है? ये रही। कितनी वैल्यू आई? E इंटू 2 पाई आर एन। सिग्मा क्यू का मान कितना है? लैम्बडा इंटू एल बटा एल। एल से एल कट जाएगा क्या? ऐसे कट जाएगा बेटा, ये एल नीचे जाएगा, कट जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आपको ई का मान चाहिए, और ई का मान कितना आएगा? देखो लैम्बडा अपॉन 2 पाई। ई का मान चाहिए, 2 पाई आर अपॉन में जाएगा ना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत? ये आपके पास अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र है। इसको थोड़े दूसरे रूप में देखना चाहूं जिससे याद इजीली हो जाए, तो ऐसा करूंगा, ऊपर नीचे 2 का गुणा करूंगा। ऊपर नीचे 2 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा? देखो मेरे पास 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मिलेगा या नहीं? मिलेगा। आप इसको क्या लिख सकते हो? देखो इस पूरे को 1 अपॉन में लिख दो और 2 लैम्बडा को यहाँ लिख दो। लिख सकते हैं क्या? है ये कुछ बन रहा है अपने आप में। सॉरी, इसको हटा के आर को यहाँ लिख दो। ये अपने आप में कुछ बन रहा है। के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब बेटा आपके पास ई बराबर क्या आ गया? के। और कौन है? 2 के लैम्बडा अपॉन। आया या नहीं आया? अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E बराबर 2 के लैम्बडा अपॉन आर। कोई समस्या? अगर आप इसे सदिश रूप में देखना चाहें तो E वेक्टर बराबर 2 के लैम्बडा अपॉन आर इंटू आर। आर कैप इसकी दिशा किधर होगी? त्रिज्यीय। इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर यूं है, जो हमारे पास कैसे है? तार के लंबवत है, वो पहले देख चुके थे। यहां बोल सकते हैं आर कैप एक एकांक इकाई सदिश है जिसकी दिशा क्या होगी? त्रिज्यीय होगी। क्या होगी बेटा? त्रिज्यीय। ठीक है ना। और देखो ये विद्युत क्षेत्र लैम्बडा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे कर रहा है? E समानुपाती लैम्बडा। जैसे जैसे लैम्बडा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान बढ़ेगा। और देखो विद्युत क्षेत्र दूरी पर डिपेंड कर रहा है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r। R का मान बढ़ाएंगे तो E का मान क्या होगा? कम होगा। इनमें अगर वक्र देखना चाहें तो विद्युत क्षेत्र इधर ले लो, इधर लैम्बडा ले लो, तो वक्र कैसा मिलेगा? सीधी रेखा मिलेगा। भाई लैम्बडा मान बढ़ाओगे तो E का मान बढ़ेगा। यहाँ R का मान बढ़ाओगे तो E का मान घटेगा। वक्र कैसा आएगा? देखो E इधर ले लिया, R इधर ले लिया, वक्र ऐसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई समस्या? ये क्या आ गया बेटा? अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ आई है? निर्वात में आई है। अगर कोई आपसे ऐसे बोल देता गुरुजी हमें निर्वात में नहीं, हमें तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, कहाँ? क्या फर्क पड़ेगा यार? देखो निर्वात में इतनी है तो माध्यम में कितनी आ जाएगी? E बराबर ई मीडियम, ई एम बोल दो, ई एम बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एम इनटू आर। जब यह निर्वात था तो निर्वात की विद्युतशीलता थी, अगर आपके पास यहाँ मीडियम माध्यम होगा तो विद्युतशीलता किसकी हो जाएगी? माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। खत्म। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है? चलो आगे चलते हैं।